अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं एनेस्थीसिया के मैकग्रो हिल के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ के बारे में। हमने 20 एमसीक्यूज़ तक कर लिए थे सॉल्व। अब हम 21st एमसीक्यू जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस पर लाइक भी कीजिएगा और अपने जो भी कोलीग्स हैं जो एनेस्थीसिया की स्टडी कर रहे हैं या आगे जाकर एनेस्थीसिया में अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हैं तो उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहे हैं। द प्रोटेक्शन डिवाइस नोन एज अ ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्टर इज रेयरली यूज इन ऑपरेटिंग रूम बिकॉज इट, ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्टर, वो रेयरली यूज होती है ऑपरेटिंग रूम में। क्यों रेयरली यूज होती है तो उसका आंसर हमें देना है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट माइक्रोशॉक बट नॉट मैक्रोशॉक इंजरी। ये माइक्रोशॉक के अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट करती है लेकिन मैक्रोशॉक के अगेंस्ट, इंजरी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करती। पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है डज नॉट फंक्शन वेल इन अ वेट एनवायरनमेंट, वेट एनवायरनमेंट में वेल फंक्शन नहीं करती। ऑप्शन सी इज डिस्कनेक्ट पावर टू लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट, ये डिस्कनेक्ट कर देती है लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट के पावर को, इस वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता। नंबर डी कैन नॉट बी टेस्टेड बाय द यूज़र फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, यूज़र के साथ यूज़र टेस्ट नहीं कर सकता प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ। और ई है डज नॉट हैव एन ऑडिबल अलार्म। इसका हम आंसर देख लेते हैं। ये आ गया आपका आंसर नंबर 21। अ ग्राउंड फॉल इंटरप्टर प्रोवाइड्स एक्सीलेंट प्रोटेक्शंस अगेंस्ट इंजरी फ्रॉम मैक्रोशॉक बट नॉट माइक्रोशॉक। ये कह रहे हैं कि ग्राउंड फॉल इंटरप्टर एक्सीलेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंजरी के अगेंस्ट फ्रॉम मैक्रोशॉक, मैक्रोशॉक के इंजरी के अगेंस्ट, ठीक है, नॉट माइक्रोशॉक। तो ऑप्शन ए तो इसका कैंसिल हो गया। इट हैज़ अ टेस्ट बटन टू, इट हैज़ अ टेस्ट बटन टू कंफर्म प्रॉपर फंक्शनिंग। इसके पास एक टेस्ट बटन होता है जिससे प्रॉपर फंक्शनिंग कंफर्म हो, तो वो वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ऑल्दो इट does not have an audible alarm, that is not the reason why it is rarely used in operating room। भले इसके पास ऑडिबल अलार्म नहीं है लेकिन ये रीज़न नहीं है कि ये रेयरली यूज़ होता है। अ ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्टर प्रोटेक्ट्स द यूज़र बाय डिस्कनेक्टिंग पावर टू द डिवाइस। ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्टर प्रोटेक्ट करता है यूज़र को कि वो पावर जो है वो डिवाइस से डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन हमने ऑप्शन पढ़ा था कि लाइफ सेविंग इक्विपमेंट से भी कर देता है, ठीक है। कनेक्टेड टू इट दीज डिवाइसेज में इंक्लूड द सपोर्ट इक्विपमेंट इन एन ऑपरेटिंग रूम, इंक्लूड लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट, तो लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट को भी डिस्कनेक्ट कर देता है। ये इसका जो है वो एक डीमेरिट है। तो आंसर ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी था डिस्कनेक्ट पावर टू लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। द डॉपलर इफेक्ट इज अ प्रिंसिपल बिहाइंड न्यूमरस मॉनिटरिंग डिवाइसेस। डॉपलर इफेक्ट जो है वो प्रिंसिपल है बहुत सारी न्यूमरस ऑपरेटिंग डिवाइसेस के पीछे, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि व्हेन द सोर्स ऑफ एन ऑडियो वेव मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जब ऑडियो वेव की सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करती है तो क्या होगा, साउंड का क्या बढ़ेगा, डिक्रीज तो कुछ नहीं होगा, अभी हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फेज डिक्रीजेस, फेज कम हो जाएगा, या फेज इंक्रीजेस, फेज बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या फेज बढ़ता है, इंक्रीजेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आ गया आपका आंसर नंबर 22 जिसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। ऑप्शन सी वॉज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। द डेफिनेशन ऑफ द डॉपलर इफेक्ट is that when the source of an audio wave moves towards the observer, the frequency of the sound increases। डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन ही यही है कि जब सोर्स जो है वो ऑडियो वेव की मूव करे ऑब्जर्वर की तरफ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, साउंड की बढ़ती है, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर की तरफ कोई भी चीज़ मूव कर रही है, सोर्स मूव कर रही है, तो वो क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इफ टू डिफरेंट टिश्यूज हैव द सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ एन एनेस्थेटिक गैस, दो डिफरेंट टिश्यूज हैं जिनका सेम पार्शियल प्रेशर है एनेस्थेटिक गैस का, द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इन द टिश्यूज विल, जो गैस की कंसंट्रेशन है टिश्यूज में वो क्या होगी, डिफर अकॉर्डिंग टू ईच टिश्यूज ब्लड फ्लो,
डिफर करेगी हर टिश्यू के ब्लड फ्लो के हिसाब से। ऑप्शन बी इज डिफर अकॉर्डिंग टू ईच टिश्यूज पार्शियल कोएफिशिएंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट। ये कह रहे हैं कि या तो डिफर करेगी हर टिश्यू के पार्टीशन कोएफिशिएंट के रिगार्डिंग, वेरी अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। और ऑप्शन डी इज नॉट डिपेंड ऑन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। नंबर ई, बी द सेम। अब इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होना चाहिए वैसे बी, पार्टीशन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग जो है वो डिफर करेगी। ये आ गया बी, सही है। द डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब देख ले पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है। द डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ अ सब्सटेंस। पार्टीशन कोएफिशिएंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि कंसंट्रेशंस जो हैं सब्सटेंस की, उनका रेशियो इन टू कंटिगुअस कंपार्टमेंट्स एट स्टेडी स्टेट, यानी दो कंटिगुअस कंपार्टमेंट जो हैं उनकी कंसंट्रेशंस का रेशियो है स्टेडी स्टेट, यानी पार्शियल प्रेशर जो है वो सब्सटेंस का दोनों कंपार्टमेंट में इक्वल हो। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट वेरी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर बट नॉट अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वेरी करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं करेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ था वेरी अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द नॉर्मल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन मैंडेट्स, सॉरी 24 पहले करते हैं। व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आर इक्वल। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल हो जाएंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आर इक्वल। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एक हो जाएंगे। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% होगी तब की बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर कम होगा। और डी है अब पेशेंट्स परस्पिरेशन विल नॉट इवेपोरेट, यानी जो पेशेंट को पसीना आ रहा है वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है तो इसका आंसर डी ही होगा। ये रहा गया, डी आंसर है। ठीक है, अब इसको पूरा समझाया, हम इसको समझते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? वाटर वेपर का अमाउंट है एयर में, इन यूनिट्स ऑफ मास पर वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम के यूनिट है इसका। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर इन अ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द मास ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, वाटर वेपर का मास और उस ह्यूमिडिटी का मास वॉल्यूम ऑफ एयर में। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर टू द सैचुरेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि वो वाटर वेपर के पार्शियल प्रेशर जो एयर में है उसका सेचुरेटेड पार्शियल प्रेशर के साथ रेशो है वाटर वेपर का सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। सिंस द मैक्सिमम वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, मैक्सिमम वाटर वेपर कंटेंट जो है एयर का टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड वॉल्यूम ऑफ एयर इज डिक्रीज्ड, अगर सेचुरेटेड वॉल्यूम ऑफ एयर का टेम्परेचर कम हो जाए, वाटर वेपर विल कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग फॉग। तो वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर और फॉग बना लेते हैं। ठीक है, बट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल रिमेन 100%, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी। व्हेन अ पेशेंट इज प्लेस्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब किसी पेशेंट को हम प्लेस करते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, पर्सपायरेशन विल नॉट इवेपोरेट। तो पर्सपायरेशन जो पसीना आ रहा है उसको वो इवेपोरेट नहीं होगा एंड देयर विल बी नो इवेपोरेटिव हीट लॉस। हमने पहले पढ़ा था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने कहा था कि हीट लॉस का मैकेनिज्म है कि इवेपोरेशन भी है। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज द वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर इज लार्ज इनफ सच दैट द पेशेंट बॉडी टेम्परेचर डज नॉट रेज द एयर टेम्परेचर बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। हाँ, दूसरा कोई मैकेनिज्म हो सकता है कंडक्शन या कन्वेक्शन, लेकिन एवेपोरेशन का जो हीट लॉस का मैकेनिज्म है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो पेशेंट का पर्सपायरेशन जो है यानी जो उसका पसीना है वो एवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। द नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन मैंडेट्स विच वन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स फॉर ऑपरेटिंग रूम्स। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन मैंडेट करती है कौन से स्टैंडर्ड्स को ऑपरेटिंग रूम में? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। आइसोलेटेड पावर इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑपरेटिंग रूम। आइसोलेटेड पावर चाहिए होता है सारे ऑपरेटिंग रूम में। आइसोलेटेड पावर इज रिक्वायर्ड इन एरियाज डेजिग्नेटेड एज वेट लोकेशंस। या तो आइसोलेटेड पावर वहाँ चाहिए होता है जहाँ पे वेट लोकेशन जिसको डेजिग्नेट किया हुआ होता है। ऑप्शन सी इज इन द इवेंट ऑफ अ पावर फेलियर इमरजेंसी पावर मस्ट बिकम ऑपरेटिव विद इन 1 सेकेंड।
जो पावर फेलियर का इवेंट है उसमें इमरजेंसी पावर जो है वो ऑपरेटिव होना चाहिए 1 ही सेकंड में, सही बात है। व्हेन आइसोलेटेड पावर इज प्रेजेंट अ लाइन आइसोलेशन मॉनिटर मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट। जब आइसोलेटेड पावर प्रेजेंट होगा तो फिर लाइन आइसोलेशन मॉनिटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आज के लास्ट MCQ है, इसका आंसर है बी। आइसोलेटेड पावर इज रिक्वायर्ड ओनली इन वेट एरियाज। ठीक है, जो वेट एरियाज है वहीं पे आइसोलेटेड पावर चाहिए होता है। लाइन आइसोलेशन मॉनिटर इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होते। is the instance that is nor is the instance that is less than 1 second। less than 1 second में होना instantaneous, less than 1 second availability of emergency backup power। और ज़रूरी भी नहीं है कि इंस्टेंटेनियस अवेलेबिलिटी भी हो इमरजेंसी बैकअप पावर के लिए। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 26 MCQ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें। तो इस वीडियो को देखें, समझ आए तो फिर जो है वो लाइक भी कीजिएगा और अपने कुलीग्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।